व्हाट्सअप एवरीवन। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 अकाउंटेंसी का। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। सो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज का पर्पस क्या है। लाइक अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है, क्यों की जाती है अकाउंटिंग। तो उसके लिए पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अब जब हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग का मीनिंग, तो हमने वहां डिस्कस करा था कि अकाउंटिंग में रिटन रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। क्यों मेंटेन किए जाते हैं? क्योंकि एक बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं पूरे साल में, वो इतनी ज्यादा होती हैं कि ह्यूमन ब्रेन के लिए उसे याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। और जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता नहीं रहता क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं, लाइक कितनी सेल्स हुई, कितनी परचेजेस हुई, इनकम्स एक्सपेंसेस। तो ह्यूमन मेमोरी की वही वीकनेस को दूर किया जाता है। कैसे? हम उस रिकॉर्ड को रिटन फॉर्म में रखते हैं। तो ऑब्वियसली रिटन फॉर्म में बुक्स मेंटेन करी जाती हैं, लाइक जर्नल्स, लेजर्स बनाए जाते हैं, जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में करा था। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, डिटेल में बताया था। अगर आपको वो देखना है तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है क्योंकि हर चीज सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड की जाती है अकाउंटिंग बुक्स में। सेकेंड पॉइंट क्या है? असर्टन द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस। अब ये भी हमें पता है कि बिजनेस जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस ओनर जो है उसको अपना प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो अकाउंटिंग है ये हेल्प करता है जो भी बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको कैलकुलेट करने में। देयर आर डिफरेंट मेथड्स जो आप आगे सीखोगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है जी? फाइनेंस मींस मनी, और फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुई कि एक बिजनेस के पास उसके पास कितना फाइनेंस है, फंड्स है, या कह ले तो कितनी उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जो अब एसेट्स लाइबिलिटीज की अगर मैं अभी बात करूंगी तो वो अभी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे डिटेल में एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होते हैं। आप सिंपली याद रखिए कि प्रॉपर्टीज क्या है बिजनेस की, और उसके ऊपर क्या क्या कर्जे हैं। इन सबको हम लास्ट में एनालाइज करते हैं कि कर्जे कितने हैं और एक बिजनेस की प्रॉपर्टीज कितनी है। तो उसी के बेस पे हम एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं। तो इसके लिए भी देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग जो आप आगे सीखेंगे। अभी इतना ही याद रखिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टू फैसिलिटेट द रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब जो ओनर है बिजनेस का या मैनेजर जो है बिजनेस के, बिजनेस को कंटिन्यूली चलाने के लिए और वो भी प्रॉफिटेबली क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब एट द एंड ऑफ ईयर जब हम देखते हैं कि इस साल हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम नेक्स्ट ईयर उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, और अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट्स या लॉसेस कैलकुलेट करे जाते हैं टू असेस की क्या परफॉर्मेंस रही है बिजनेस की, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग की जाती है। तो इसलिए जो अकाउंटिंग है ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, राइट। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग के, कि अकाउंटिंग का पर्पस भी आप इसे बोल सकते हो, क्यों अकाउंटिंग की जाती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक मैंने बोला था कि हम एडवांटेजेस करेंगे। सो एडवांटेजेस का मतलब है बेनिफिट्स, फायदे। एडवांटेजेस को हम मेरिट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरिट्स आ रहा है, एडवांटेजेस आ रहे हैं, बेनिफिट्स आ रहे हैं, इवन नीड भी अगर पूछी जा रही है तो उसमें आप यही पॉइंट्स लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि अकाउंटिंग किस लिए की जाती है? टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, राइट। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, अकाउंटिंग का फायदा क्या हो जाता है कि एक ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड होती है, बहुत सारी हम चीजें याद नहीं रख सकते। तो उस चीज की वीकनेस को रिप्लेस कैसे करा जा रहा है? अकाउंटिंग के थ्रू, बाय कीपिंग द रिटन रिकॉर्ड्स। ओके, तो मेमोरी को रिप्लेस करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट। अब टैक्स असेसमेंट क्या है? टैक्स को असेस करना या कैलकुलेट करना। जब भी बिजनेस जिनको बिजनेस को जब प्रॉफिट होता है एट द एंड ऑफ ईयर, तो पता है जो भी इनकम होती है उस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, राइट। तो जब बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसकी इनकम है, तो उस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है।
अब टैक्स डिपार्टमेंट को कैलकुलेट करना है कि कितना टैक्स लग रहा है, तो वो टैक्स किस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट पे। तो अगर प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा तो इट मींस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट लॉसेस ये सब कैलकुलेशन अकाउंटिंग में ही करी जाती है, इसलिए अकाउंटिंग टैक्स असेसमेंट में भी हेल्प करता है। देन प्रिवेंट्स फ्रॉड्स। अब फ्रॉड्स कब होंगे, जब आपके पास कोई सिस्टमैटिक या रिटन रिकॉर्ड नहीं है ट्रांजैक्शंस का, राइट। अगर आपने सारे अकाउंट्स के जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके हुई हैं उनका सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड रखा है, रिटन फॉर्म में रखा है, और अकाउंटेंट ने उसको वैलिडेट किया है, वेरीफाई करा है, तो वहां पे क्या होता है, फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे पुराने जमाने में अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते थे, या इवन अभी भी जो शॉपकीपर्स या बिजनेस हाउसेज अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, तो वहां पे क्या होता है, फ्रॉड्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज वर्बल ट्रांजैक्शंस को ओनर्स भूल जाते हैं, और जो वहां पे वर्कर्स हैं वो फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटन रिकॉर्ड होने की वजह से फ्रॉड्स कम होते हैं। देन हेल्प्स इन डेट कलेक्शन। अब डेट होता है कर्जा, तो डेट कलेक्शन में कैसे हेल्प करता है। अब देखिए, बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस कैश में नहीं होती, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं, सेल्स हैं जैसे, वो उधार पे भी होती हैं, जिसको हम क्रेडिट सेल्स बोलते हैं। तो क्रेडिट सेल्स जब होंगी तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखेंगे हम कि हमने किस पर्सन को क्रेडिट सेल की। फॉर एग्जाम्पल, ये है कोई मिस्टर ए, ठीक है, इसको हमने क्रेडिट सेल करी है, क्रेडिट सेल करी थी 1 जैन को, ओके। फिर कोई मिस्टर बी है, उनको हमने क्रेडिट सेल करी Feb 2 को। इस तरह से पूरे साल में हमने बहुत सारी क्रेडिट सेल्स करी, राइट। अब अगर हम इनका रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखा होगा तो हमें तो याद भी भूल जाएगा कि हमने किस किस को उधार पे सेल करा है और हमने उनसे पैसे लेने हैं। बट अब हम अकाउंटिंग करते हैं, हम अकाउंटिंग सिस्टम हमने मेंटेन करके रखा है, तो हमने इन सबके रिटर्न रिकॉर्ड रखे, हमने इनको रिकॉर्ड करके रखा है कि मिस्टर ए को हमने इतनी डेट पे इतने रुपीस की क्रेडिट सेल करी है, हमने मिस्टर बी को Feb 2 को इतने रुपीस की क्रेडिट सेल करी है, और इतने मंथ्स का इनको हमने टाइम पीरियड दिया है। तो जब 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का जो भी हमारा एग्रीमेंट होगा, राइट, तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब इस मैच्योरिटी डेट पे इनसे वो पैसे वापस लेने हैं, वो डेट कलेक्ट करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न रिकॉर्ड में रहती है, इसलिए हमें इजीली याद रहता है कि हमने कहाँ कहाँ पे क्रेडिट दिया हुआ है और हमें कब कब वो वापस लेना है, ठीक है। देन हेल्पफुल इन प्लानिंग, वो चीज हम यहाँ भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। लाइक जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, कि हमें क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं, क्या लॉसेस हो रहे हैं, इनकम्स ज्यादा आ रही हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, जब ये सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं तो इससे क्या होता है, मैनेजर्स को और ओनर्स को हेल्प मिलती है डिसीजन मेकिंग में, और वो फिर बेटर प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर की, कि वो फ्यूचर में अपने बिजनेस को और इम्प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। एविडेंस इन द कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कोर्ट जो है वो रिटन प्रूफ मांगता है। वर्बल जो भी आप वर्बली बोलते हो, बातें बोल रहे हो कि जी ऐसा था वैसा था, कोर्ट कोर्ट उसको नहीं मानता। तो एक रिटन और वैलिड प्रूफ होना चाहिए, मींस वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। तो जो अकाउंटिंग बुक्स होती हैं ये ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, बिकॉज इनको ऑडिटर चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो इन केस अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है बिजनेस के साथ, कोई और थर्ड पार्टी क्लेम कर रही है कुछ, या 2 बिजनेस हाउसेज में कोई कंपटीशन है और आपस में कोई राइवलरी है, तो केस हो रहा है, तो उस केस में जो बिजनेस हाउसेज होते हैं वो अपनी अकाउंटिंग बुक्स को एज एन एविडेंस कोर्ट में शो कर सकते हैं, ये वैलिड और लीगल प्रूफ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, ये तो बेसिक पॉइंट है। बेसिक यही है कि अकाउंटिंग की ही इसलिए जाती है कि पूरा रिकॉर्ड रखा जाए सिस्टमैटिक, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये पता चले हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है और हमारा लॉस क्या हो रहा है ना। तो इसलिए असर्टनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। और प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का कैसे सर्टन किया जाता है, ये आप नेक्स्ट चैप्टर्स में करना सीखोगे, कैसे निकाले जाते हैं प्रॉफिट लॉस। बट अभी मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग साइकिल में भी पढ़ा था, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हम नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट इज असर्टनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन भी हम कर चुके हैं यहाँ पे।
फाइनेंशियल पोजीशन मींस फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है बिजनेस की, उसके पास पैसा कितना है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की असेसमेंट करते हैं। एसेट्स हो गए सिंपल वर्ड में प्रॉपर्टीज, और लाइबिलिटीज हो गई सिंपल लैंग्वेज में कर्जे, ठीक है। तो इन दोनों का क्या बैलेंस है, कितने हैं, कम ज्यादा है, ये चीज बैलेंस शीट शो करती है, जिससे हम असेस कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गए आपके पॉइंट्स। कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आज का हमारा है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस क्या हुई, कमियां। लिमिटेशंस को आप वीकनेस बोल सकते हो, डीमेरिट्स बोल सकते हो, डिसएडवांटेजेस बोल सकते हो। कोई भी अगर आपको इसमें से वर्ड आता है तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली देखो, अकाउंटिंग जो है ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको हर बिजनेस हाउस फॉलो करता है, बिकॉज इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट देयर आर सम लिमिटेशंस टू जो अकाउंटिंग में आती हैं, तो उनका भी हम आप डिस्कस करेंगे। लाइक फर्स्ट इज परमिट्स ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। अब ऑल्टरनेटिव होता है अलग अलग, ठीक है ना। ट्रीटमेंट्स हो गया, आपने जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, जब उनको आप रिकॉर्ड कर रहे हो या उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट वो नहीं है जो एक डॉक्टर पेशेंट का करता है, इट्स नॉट दैट वे। ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मींस अकाउंटिंग में आप इसको कैसे रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शंस को, उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोला जाता है। अब इट परमिट्स ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अकाउंटिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया जो स्टॉक एंड ईयर के एंड में बच जाता है हमारे पास, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसको कैलकुलेट करने के देयर आर डिफरेंट मेथड्स इन अकाउंटिंग। तो एक ही चीज है, क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, तो देयर इज कंफ्यूजन। तो ये इसका लिमिटेशन आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अब देखो जी, जो अकाउंटेंट है या जो बुक कीपर है वो है तो पर्सन, ह्यूमन है, और हर पर्सन की एक अपनी जजमेंट होती है, किसी चीज को देखने का नजरिया अलग होता है, ठीक है ना। तो अब जब पर्सन एक ह्यूमन अकाउंटिंग कर रहा है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे उनको लाइक गेस करना होता है या अप्रोक्सीमेशन करनी होती है। तो जहां पे आपको फ्यूचर को एस्टिमेट करना है या गेस करना है या अप्रोक्सीमेशन करनी है, तो वहां पे हर किसी का अपना तरीका और स्टाइल होता है असेसमेंट करने का या गेस करने का। उस बेस पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो हम यही नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेट होंगे। मे बी एक अकाउंटेंट उसको किसी और तरीके से अप्रोक्सीमेशन कर रहा है, दूसरा अकाउंटेंट किसी और तरीके से अप्रोक्सीमेशन कर रहा है या एस्टिमेशन कर रहा है। हम इसकी अगर एग्जाम्पल लें तो लाइक डेप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग में। डेप्रिसिएशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल में मैं बताऊंगी क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट अभी थोड़ा सा मैं हिंट दूंगी उसका एग्जाम्पल में, कि जब डेप्रिसिएशन जो होती है वो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के अकाउंटिंग में डिफरेंट मेथड्स हैं। अब वो पर्सन जो है अकाउंटेंट है, उसकी पर्सनल जजमेंट पे है कि उसने कौन सा मेथड यूज करना है, और उसमें जब जो एसेट होता है उसकी लाइफ कितनी है, लाइफ ऑफ द एसेट जो होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो लाइफ कितनी है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी हमारा एक एसेट होता है, प्रॉपर्टी होती है। अब गाड़ी हमारी कितने साल चलेगी, उसकी क्या लाइफ है, ये तो हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं। मैं कहूंगी 5 साल चल सकती है, आप कह सकते हो 10 साल चल सकती है, तो हम दोनों का पर्सनल व्यू अलग अलग है। सेम वे जब एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है, हर एक अकाउंटेंट का जो एस्टिमेशन अलग अलग हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो 100% एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट अकाउंटेंट्स, है ना। अलग अलग अकाउंटेंट्स का अलग अलग एस्टिमेशन होगा, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इग्नोर्स इंपॉर्टेंट नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। जब हमने अकाउंटिंग का मीनिंग करा था तो मैंने आपको वहां बताया था कि अकाउंटिंग जो है इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, है ना। मैंने बड़ा इसको हाईलाइट करके बोला था कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते। मॉनेटरी हो गया जिन ट्रांजैक्शंस की मनी में वैल्यू होती है, और नॉन मॉनेटरी हो जाता है जिनकी मनी में वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब बोलो मैम इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा। मैंने मिस्टर ए को सेल करी 1000 रुपीज की, तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है बिकॉज इसमें मनी इन्वॉल्व है, इस ट्रांजैक्शन की मनी में वैल्यू है,
ठीक है जी। और जो मिस्टर ए हैं, इन्होंने, मैंने जो उनको सेल करी थी उस प्रोडक्ट की बहुत तारीफ करी कि मैम आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था और मैं ये प्रोडक्ट आपसे दोबारा खरीदूंगा। तो ये एप्रिसिएशन मेरे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेरा वो कस्टमर जो है वो लॉयल कस्टमर बनेगा, इन फ्यूचर भी मेरे से वो परचेज करेगा सामान, है ना। लेकिन वो जो उसने एप्रिसिएशन किया है उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन मैंने उसको जो क्रेडिट पे सेल करा 1000 रुपीज का प्रोडक्ट, वो मैं रिकॉर्ड करूंगी। तो ये हो गई नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे इसका लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि बहुत सारी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं और हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हम उनको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, एग्जाम्पल कंपटीशन, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमसे आगे चल रहे हैं, उनकी क्या पॉलिसीज हैं, वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन उनका उनका कंपटीशन क्या लेवल क्या है वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, उसकी मनी में वैल्यू नहीं हो सकती। सेम वे, फॉर एग्जाम्पल हम बोले रुपी की वैल्यू, अब रुपी की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, डॉलर के साथ कंपैरिजन करें अप डाउन होती रहती है, और करेंसीज के साथ कंपैरिजन करें अप डाउन होती रहती है। लेकिन अकाउंटिंग में वो चेंज जो होता है रुपी की वैल्यू में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, बिकॉज इट इज ए नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। बेशक वो रुपी की वैल्यू है, लेकिन हमारे बिजनेस में उसका मनी की वैल्यू में कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एफिशिएंसी ऑफ अवर वर्कर्स और एम्प्लॉइज। एक बिजनेस की जो सक्सेस होती है किस पे डिपेंड करती है? उसके वर्कर्स की एफिशिएंसी पे। अगर वर्कर्स एफिशिएंट हैं तो सक्सेसफुल होंगे, अगर एफिशिएंट नहीं है तो वो बिजनेस फेल होना ही होना है, ठीक है ना। लेकिन हम एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स को मनी में तो मेजर कर नहीं सकते, इसलिए उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन या इवेंट्स होती हैं जो नॉन मॉनेटरी हैं बट इंपॉर्टेंट बहुत होती हैं, हमारे बिजनेस अफेक्ट करती हैं, बट हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, ये इसका लिमिटेशन हो गया। एंड लास्ट इज दिस डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसका आगे एक कॉन्सेप्ट भी है जो हम आगे पढ़ेंगे, बट आज मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। आज हमारे बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये अकाउंटिंग बुक्स डिस्क्लोज नहीं करती। अब आप बोलो मैम हम तो जो भी बिजनेस के हमारे प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं या इनकम्स एक्सपेंसेस हैं हम रिकॉर्ड करते जाते हैं सिस्टमैटिकली, तो क्यों नहीं प्रेजेंट वैल्यू डिस्क्लोज करती है, शो करती है? डिस्क्लोज मींस शो करती है, क्योंकि बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है बिजनेस की जो एसेट या जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसी को ही रिकॉर्ड करती है, उसी को ही शो करती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लैंड खरीदा था जिस 5 साल पहले, उसकी वैल्यू थी 1 लाख। क्या आज की डेट में उसकी वैल्यू सेम होगी, 1 लाख होगी? नहीं होगी, क्योंकि लैंड एप्रिशिएट होता है, लैंड की कीमत टाइम के साथ बढ़ती है, बट हम बैलेंस शीट में उसकी ओरिजिनल वैल्यू ही शो करेंगे। तो इट मींस कि हमारी बैलेंस शीट प्रेजेंट वैल्यू उस एसेट की शो नहीं कर रही, आज की डेट पे उसकी क्या वैल्यू है वो शो नहीं कर रही। अदर एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कोई गाड़ी खरीदी है, अब हमने मींस हम बिजनेस हाउस की तरह सोच के बात कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी कंपनी है और मैंने कंपनी के लिए कोई गाड़ी खरीदी है ऑफिस यूज के लिए, वो एसेट हो गया कंपनी का, ठीक है। अब वो गाड़ी मैंने 2 साल पहले फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की खरीदी, क्या आज की डेट में 2 साल बाद वो 5 लाख की है? नहीं, उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, डिक्रीज हो गई है, और अकाउंटिंग टर्म में बोले तो डेप्रिशिएट हो गई है, ठीक है। तो इट मींस अब बैलेंस शीट में क्या होता है कि वो उस कार की वैल्यू जो 2 साल पहले थी 5 लाख, वही आज की डेट पे भी हम उसी वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो इट मींस कि बैलेंस शीट प्रेजेंट वैल्यू शो नहीं करती एसेट्स की। तो दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कि प्रेजेंट वैल्यू बिजनेस की शो नहीं करते, ठीक है। अब आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछिए, और अगर बच्चों अगर आपको कोई और टॉपिक जो आपको नहीं आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, आपको समझाऊं, तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके वो डाउट्स क्लियर कर सकूं, ठीक है। ओके देन, बाय, टेक केयर।